तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। हर गांव में एक अजीब किस्सा जरूर होता है, पर चक सैनपुर का यह किस्सा सुनकर रूह कांप जाती है। एक वीरान हवेली जहां कोई नहीं रहता, मगर हर सुबह वहां रखा दूध कोई उठा ले जाता है। आखिर कौन है जो उस खौफनाक दरवाजे के पीछे है? जिंदा इंसान या कुछ और? तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम राजीव मिश्रा है। उम्र होगी कोई 30-35 के बीच और पेशा वही जो मेरे पिता और दादा करते आए, दूध बेचने का। मैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के छोटे से गांव चक सैनपुर का रहने वाला हूं। हर सुबह 4 बजे उठना, भैंसों का दूध निकालना और साइकिल पर टीन का डिब्बा बांधकर गांव-गांव पहुंचाना, यही मेरी दिनचर्या थी। दिसंबर की सर्दी अपने चरम पर थी। ठंडी हवा में हाथ सुन्न पड़ जाते थे, मगर काम तो करना ही पड़ता था। उस सुबह भी जब मैं अपने रोज के रास्ते पर साइकिल चला रहा था तो धुंध इतनी घनी थी कि 10 कदम आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रास्ते के किनारे जमे ओस के कतरे चांदी जैसे चमक रहे थे। गांव के बाहर जब मैं पुरानी ठाकुर हवेली के पास पहुंचा, तभी अचानक पीछे से किसी औरत की धीमी सी आवाज आई, राजीव भैया, जरा हमारे यहां भी 1 लीटर दूध छोड़ देना। मैंने साइकिल रोक ली। आवाज हवेली के भीतर से आई थी। उस हवेली के बारे में गांव में बहुत बातें होती थी। लोग कहते थे कि बरसों से वहां कोई नहीं रहता। ठाकुर साहब के मरने के बाद उनकी बीवी और बेटा शहर चले गए थे। तब से हवेली सुनसान पड़ी थी। मैंने सोचा शायद कोई नया किराएदार आया होगा। बोला, ठीक है बहन जी, कल से आपके लिए भी 1 लीटर छोड़ दूंगा। अगले दिन जब मैं वहां पहुंचा तो हवेली के बड़े गेट पर ताला नहीं था। अंदर आंगन में हल्की हल्की रोशनी जल रही थी, जैसे कोई लालटेन हो। मैंने आवाज दी, मालकिन, दूध रख दूं? कोई जवाब नहीं मिला। बस भीतर से दरवाजा धीरे धीरे चरमराया। मुझे लगा शायद किसी ने इशारा किया हो अंदर रखने को। मैंने दूध का बर्तन सीढ़ी पर रख दिया और बाहर निकल गया। 3 दिन तक मैं उसी तरह हर सुबह दूध रखाता रहा, पर अजीब बात यह थी कि कभी कोई पैसे लेने नहीं आया। चौथे दिन मैंने सोचा जाकर पूछूं कि आखिर दूध कौन ले रहा है। उस दिन जब मैं हवेली पहुंचा तो गेट के पास किसी के कदमों के निशान साफ दिख रहे थे। छोटे छोटे पैरों के निशान, जैसे किसी औरत या बच्चे के हों। मैंने दरवाजे के पास झांका तो देखा कि दूध का बर्तन वहां नहीं था, मगर जमीन पर कुछ बूंदें फैली हुई थीं। मैंने धीरे से आवाज दी, मालकिन, कोई है अंदर? अंदर से वही धीमी आवाज आई, राजीव भैया, आज जरा आधा लीटर और दे दीजिए, मेहमान आए हैं। मैं चौंका। उस आवाज में कुछ अजीब था, न पूरी औरत की न बच्ची की, मानो किसी ने गले में से निकलते सांस के साथ बोलने की कोशिश की हो। दिल में हल्की सी झुरझुरी दौड़ गई। फिर भी मैंने सोचा कि सर्दी के मौसम में शायद किसी का गला बैठा होगा। अगले दिन जब मैं वहां पहुंचा तो हवेली का गेट आधा खुला था, भीतर अंधेरा था। मैंने साइकिल दीवार से टिकाई और अंदर चला गया। आंगन के बीच एक टूटी हुई कुर्सी पड़ी थी, जिस पर धूल की मोटी परत जमी थी। हवा से खिड़कियां चरमरा रही थी। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, मगर कोई नहीं दिखा। तभी ऊपर मंझले दरवाजे से वही आवाज आई, राजीव भैया, दूध रख दीजिए, ऊपर सीढ़ियों पर। मैंने सिर उठाकर देखा। ऊपर बालकनी में कोई सफेद साड़ी में लिपटा हुआ खड़ा था। चेहरा धुंधला था, जैसे धुएं में लिपटा हो। मुझे लगा शायद धुंध के कारण ऐसा लग रहा है। मैं धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। सीढ़ियों पर धूल जमी थी, मगर कोई ताजा कदमों के निशान नहीं थे। ऊपर पहुंचकर मैंने देखा, वहां कोई नहीं था, बस एक पुरानी चारपाई और टूटा हुआ आईना पड़ा था। मैंने बर्तन वहीं रख दिया और पलटने ही वाला था कि आईने में कुछ हलचल दिखी। आईने के भीतर जैसे किसी ने झांका हो। एक पल को लगा कि किसी का चेहरा झलक गया, फीका, आंखें ढंसी हुई और होंठ जैसे हिल रहे हों। मैं ठिठक गया। पसीना ठंडी हवा में भी माथे पर आ गया। फिर डर के मारे मैं सीधा नीचे भागा और साइकिल पर बैठकर तेजी से गांव की तरफ निकल गया। उस रात नींद नहीं आई। हवेली की वो ठंडी खामोशी और भीतर की धीमी फुसफुसाहट बार बार कानों में गूंज रही थी।
फिर भी मैंने खुद को समझाया, राजीव, सब वहम है। पुरानी इमारतें हैं, नमी रहती है, शायद लालटेन की रोशनी में कुछ और दिख गया हो। मगर मन मानने को तैयार नहीं था। सुबह 4 बजे जब मैं उठा तो आंगन में ओस जमी थी। साइकिल पर दूध के डिब्बे बांधकर मैं फिर निकल पड़ा। रास्ते में कुत्तों के भौंकने की आवाजें हवा में गूंज रही थीं। हवेली के पास पहुंचते ही सर्द हवा जैसे और ठंडी लगने लगी। अंदर से वही हल्की लालटेन की रोशनी छन कर आ रही थी। मैंने बिना कुछ बोले दूध का बर्तन रख दिया और निकल आया। उस दिन बर्तन शाम को जब वापस लेने गया तो वह हमेशा की तरह खाली था और अंदर 5 रुपये का पुराना सिक्का रखा था। सिक्का बिल्कुल चमचमाता हुआ, जैसे किसी ने अभी धोकर रखा हो। अगले दिन भी वही हुआ, दूध गायब, सिक्का मौजूद। तीसरे दिन मैंने तय किया कि देखूं आखिर ये लेन देन करता कौन है। उस सुबह मैं थोड़ा जल्दी निकल पड़ा। हवेली पहुंचा तो दूध का बर्तन अंदर की सीढ़ी पर रख दिया, लेकिन खुद पीछे वाले बाग में झाड़ियों के पीछे छिप गया। सर्द हवा में सांस लेना मुश्किल हो रहा था। आधे घंटे तक कुछ नहीं हुआ, बस हवा की सरसराहट और पुरानी दीवारों की चरमराहट। फिर अचानक हवेली के भीतर से वही फुसफुसाहट सुनाई दी, राजीव भैया, दूध रख दिया ना। मेरी रूह कांप गई। मैं झाड़ियों के बीच सिहरता रहा। उसी पल मैंने देखा हवेली के दरवाजे की झिर्री से एक सफेद साया बाहर निकला। लंबा घूंघट, सफेद साड़ी और हाथ में वही टीन का बर्तन, मगर उसके पैर जमीन से ऊपर थे, आधा इंच हवा में झूलते हुए। मैंने डर के मारे अपनी सांस रोक ली। वो आकृति धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरकर आंगन में गई और फिर गायब हो गई। कुछ देर बाद सन्नाटा छा गया। मैं धीरे से बाहर निकला और साइकिल उठाकर भागा। घर पहुंचने तक सांसें उखड़ गईं। उस दिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। गांव वाले वैसे ही अंधविश्वासी थे, तुरंत अफवाह फैल जाती। पर अगली सुबह जब दूध देने गया तो मन में डर तो था, लेकिन कर्तव्य भी था। मैंने वही दूध रख दिया और दिन भर बेचैनी में रहा। शाम को जब बर्तन लेने पहुंचा तो इस बार कुछ अलग था। बर्तन आधा भरा हुआ था, दूध नहीं बल्कि कुछ लाल सा तरल। मैंने बर्तन की ओर देखा। पहली नजर में लगा जैसे किसी ने गुलाब जल या रंग मिला दिया हो, लेकिन जब नजदीक गया तो तेज लोहे जैसी गंध आई। दिल धक से रह गया। वो दूध नहीं, खून जैसा कुछ था। मेरे हाथ कांपने लगे। बर्तन के भीतर रखा 5 रुपये का सिक्का भी उसी लाल तरल में डूबा हुआ था। मैंने उसे कांपते हाथों से उठाया तो पाया कि वो बर्फ जैसा ठंडा था, जैसे अभी अभी किसी फ्रीजर से निकाला गया हो। उस रात मैंने कसम खा ली कि अब वहां दूध नहीं रखूंगा। मगर सुबह होते ही दरवाजे के बाहर वही बर्तन रखा था, साफ सुथरा, सूखा हुआ, और अंदर वही 5 का सिक्का, बिना किसी दाग के। मेरे मन में सवालों का तूफान था। आखिर कौन लौटा रहा है ये बर्तन? और वो लाल रंग क्या था? मैंने अपने पुराने ग्राहक बुजुर्ग लालाजी से जिक्र किया। वो चौंक गए, बोले, बेटा, तू ठाकुर हवेली की बात कर रहा है। वहां तो लोग 20 साल पहले से दूध नहीं ले जाते। ठाकुर आइन जी को दूध बहुत पसंद था, रोज ताजा उबाल कर पीती थी। जब ठाकुर साहब की मौत हुई तो उन्होंने 7 दिन खाना पीना छोड़ दिया था। 8वें दिन उनके कमरे में बस दूध का बर्तन मिला और वो खून में लथपथ थी। मैंने पूछा, तो अब जो सिक्का रखता है वो कौन? लालाजी ने लंबी सांस ली। वो ठाकुर आइन जी की निशानी है बेटा। पहले भी जो भी वहां दूध रखता था उसे 5 रुपये का पुराना सिक्का मिलता था, लेकिन 5वां दिन मुसीबत लाता था। मैं सिहर उठा। कैसी मुसीबत? वो बोले, 5वें दिन जो भी वहां गया वो लौटा नहीं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। लालाजी की बातें हवा में गूंजने लगीं। घर लौटते वक्त हवेली की तरफ देखा तो लगा जैसे खिड़की में कोई झांक रहा है, सफेद साड़ी में, बिना चेहरा दिखाए। उस दिन से मन में एक अजीब सी घबराहट रहने लगी थी। दिन में सब कुछ सामान्य लगता, पर जैसे ही शाम ढलती हवा में एक डर सा घुल जाता था। मैं अपने ही घर में अकेला महसूस करने लगा था, जैसे कोई लगातार मुझे देख रहा हो। गांव के लोग तो अब मुझसे बचने लगे थे। जब भी मैं ठाकुर हवेली की बात छेड़ता सब चुप हो जाते। मगर उस दोपहर हरिप्रसाद काका से मुलाकात हुई। वो हमारे गांव के सबसे पुराने और समझदार आदमी माने जाते थे। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया, लाल दूध, ठंडे सिक्के और वो अजीब आवाज।
काका थोड़ी देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, राजीव बेटा, तूने जो देखा वो कोई साधारण बात नहीं है। वो ठाकुरनी की आत्मा है, अपने बेटे के लिए आज भी दूध मंगवाती है। जब ठाकुर साहब की मौत हुई तो उनका बच्चा बुखार में तड़प तड़प कर मरा था। ठाकुरनी हर रोज उसके लिए दूध उबालती थी, मगर बच्चे के मरने के बाद भी वो आदत नहीं छोड़ी। कहते हैं जिस दरवाजे पर वो दूध रखवा लेती है उसकी उम्र घट जाती है। मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मैंने घबराकर पूछा, मतलब मैं? काका ने सिर झुकाकर कहा, तू ही जा रहा है ना रोज वहां? उस हवेली से दूरी बना ले बेटा, नहीं तो कुछ अच्छा नहीं होगा। मैंने हंसकर बात टाल दी। काका, अब वो सब पुरानी बातें हैं, ये सब अंधविश्वास है। उन्होंने बस इतना कहा। अंधविश्वास तभी तक अंधविश्वास लगता है जब तक वो तेरे दरवाजे पर दस्तक ना दे। उस रात मैं देर तक जागता रहा। बाहर की हवा में अजीब सी ठंडक थी। पेड़ों की डालियां हिल रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। फिर धीरे धीरे नींद आने लगी। सपना शुरू हुआ। मैं उसी ठाकुर हवेली के बाहर खड़ा था। धुंध बहुत घनी थी। सामने वही पुराना गेट और अंदर लालटेन की मंद रोशनी। तभी दरवाजा अपने आप खुला और सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत बाहर आई। चेहरा अब भी घूंघट में था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। उसकी चाल अजीब थी, जमीन पर नहीं, जैसे हवा में तैर रही हो। वो मेरे पास आकर रुकी, फिर बहुत मुलायम मगर सर्द आवाज में बोली, राजीव भैया, दूध ठंडा हो गया है, बच्चे को गर्म चाहिए। मेरे शरीर का हर रेशा सुन्न हो गया। मैं बोल नहीं पाया। उसने आगे बढ़कर मेरी साइकिल से दूध का बर्तन उठाया और हवेली के अंदर चली गई। मैं डर के मारे भागना चाहता था, लेकिन पांव जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी हवेली के भीतर से बच्चे के रोने की आवाज आई, मां, दूध देना। मेरी आंख खुली। सांस तेज चल रही थी। माथा पसीने से भीग गया था। मैं उठा और कमरे से बाहर निकला। घर के बाहर वही दूध का बर्तन रखा था, खाली, और उसके अंदर धुएं के साथ दूध की हल्की गंध। मुझे याद था कि मैंने पिछली रात वो बर्तन अंदर रखा था, दरवाजे के पास नहीं। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सुबह हरिप्रसाद काका के पास पहुंचा। उन्होंने मुझे देखा तो बोले, चेहरा क्यों पीला पड़ गया बेटा? मैंने सपना सुनाया। वो एक तक मेरी ओर देखते रहे, फिर बोले, वो अब तुझसे जुड़ गई है, वो औरत अब तुझे पहचान चुकी है। मैंने पूछा, अब क्या करूं काका? उन्होंने कहा, उसका दूध लेन देन रोक दे। जितनी जल्दी हो सके हवेली की तरफ जाना बंद कर दे। वो अपने बेटे के लिए दूध ढूंढती है, और जो भी उसकी मदद करता है वो उसकी दुनिया का हिस्सा बन जाता है। काका के शब्दों में एक सिहरन थी। मैंने सिर हिला दिया, पर मन के किसी कोने में एक जिद भी थी। मैं सोच रहा था, अगर वो आत्मा सच में अपने बच्चे के लिए परेशान है तो क्या गलत कर रही है? मैं सिर्फ दूध रखाता हूं, नुकसान तो किसी को नहीं हुआ। शाम को जब साइकिल लेकर निकलने लगा तो पत्नी ने रोक लिया। बोली, आज मत जाना राजीव, तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं लग रहा। मैंने कहा, बस आखिरी बार जा रहा हूं, फिर नहीं जाऊंगा। ठंडी हवा में रास्ता और सुनसान था। जब हवेली पहुंचा तो देखा गेट पूरी तरह खुला हुआ था। लगा जैसे कोई मेरा इंतजार कर रहा हो। अंदर गया तो पूरे आंगन में धुंध फैली थी। चारों तरफ दूध की हल्की महक थी, मगर उसमें एक गंध और घुली हुई थी, जैसे किसी पुराने कमरे में सड़े फूल रखे हों। मैंने बर्तन नीचे रखा और आवाज दी, मालकिन, आज आखिरी दिन आया हूं। अंदर से कोई जवाब नहीं आया, बस वही फुसफुसाहट। दूध ठंडा हो गया। मैंने देखा ऊपर की मंजिल पर कोई परछाई घूम रही थी। हाथ में कोई चीज थी, शायद बर्तन। वो धीरे धीरे दीवार की तरफ चली और गायब हो गई। मैं पीछे हटने ही वाला था कि दीवार से अचानक कोई चीज गिरी। वो एक पुरानी तस्वीर थी। मैंने झुककर उठाई। तस्वीर में एक औरत थी, सफेद साड़ी में, गोद में बच्चा लिए। नीचे नाम लिखा था, ठाकुराइन सावित्री देवी पुत्र मनमोहन। तस्वीर छूते ही जैसे किसी ने कान में फूंक मारी, गरम दूध चाहिए। मैंने तस्वीर छोड़ दी और भागकर हवेली से बाहर निकला। साइकिल संभालकर जितनी तेज हो सकता था गांव की तरफ चल पड़ा। पीछे से लगा कोई पुकार रहा है, राजीव भैया। घर पहुंचकर मैंने दरवाजा बंद किया। पत्नी ने देखा तो डर गई। बोली, कहां गए थे? तुम्हारा चेहरा नीला क्यों पड़ा है? मैंने कुछ नहीं कहा, सीधा कमरे में जाकर लेट गया।
रात को फिर सपना आया। इस बार वही औरत मेरे घर के बाहर खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, कल बच्चे का जन्मदिन है, दूध मत भूलना। मेरी नींद खुल गई। उस रात फिर से नींद आंखों से कोसों दूर थी। हर बार जब पलकें बंद करता तो वही चेहरा सामने आ जाता, सफेद साड़ी में ढका हुआ, बिना आंखों वाला, मगर मुझे घूरता हुआ। मन में बार बार यह सवाल उठता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। क्या वाकई वो ठाकुरनी की आत्मा है या मेरा ही डर अब मेरे खिलाफ हो गया है। सुबह का कोहरा पूरे गांव को ढंके हुए था। हवा इतनी ठंडी थी कि हाथों से दूध का डिब्बा पकड़ना भी मुश्किल लग रहा था। साइकिल पर बैठते वक्त एक पल को लगा कि आज नहीं जाऊं, लेकिन फिर वही अजीब सी ताकत जैसे पीछे से धक्का दे रही थी। चलो। हवेली के पास पहुंचा तो हमेशा की तरह धुंध में उसकी आकृति छिपी हुई थी। दीवारों पर सीलन के निशान और जाले ऐसे लग रहे थे जैसे बरसों से किसी ने छुआ तक न हो। लेकिन आज कुछ अलग था। हवेली का मुख्य दरवाजा आधा खुला हुआ था। आमतौर पर वो बंद रहता था। दिल की धड़कनें तेज हो गईं, गले में सूखापन और हाथ अपने आप कांपने लगे। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे से साइकिल उतारी और दूध का बर्तन लेकर आगे बढ़ा। गेट के पास जाकर मैंने नीचे झांका। दरवाजे के नीचे से थोड़ी हलचल दिखी, जैसे किसी ने अंदर से कुछ खींचा हो। मैं ठिठक गया। कौन है अंदर? मेरी आवाज हवेली के सन्नाटे में खो गई। बस हवा का झोंका अंदर से बाहर आया और चेहरे पर लगी ठंड जैसे किसी बर्फ के टुकड़े की चुभन दे गई। मैंने फिर कहा, मालकिन, दूध रख दूं? कोई जवाब नहीं। बस अंदर से बहुत हल्की सी खड़खड़ाहट आई, जैसे किसी ने बर्तन उठाया हो। मैंने नीचे झांक कर देखा, बर्तन नहीं था, किसी ने खींच लिया था अंदर। अब डर और जिज्ञासा दोनों बराबर थे। मैं नीचे झुककर दरवाजे की झिर्री से अंदर झांकने लगा। अंदर बहुत हल्की रोशनी थी, शायद लालटेन की। दीवारों पर साए हिल रहे थे। मुझे लगा किसी का हाथ दूध के बर्तन के ऊपर घूम रहा है, लेकिन वो हाथ वो इंसानी नहीं था। पतला, झुर्रियों भरा और पूरी तरह सफेद, जैसे हड्डी पर सिर्फ चमड़ी चिपकी हो। मेरे शरीर से सिहरन निकलकर सिर के बालों तक दौड़ गई। मैं पीछे हटने ही वाला था कि अचानक अंदर से किसी बच्चे की आवाज आई, मां, दूध ठंडा हो गया। मैं जड़ हो गया। गले से आवाज नहीं निकली। फिर वही औरत की धीमी फुसफुसाहट, अभी गर्म करती हूं बेटा। मुझे लगा जैसे समय वहीं रुक गया हो। सांसें तेज हो गईं, कदम खुद ब खुद पीछे हटे। तभी दरवाजा खुद ब खुद चरमराकर थोड़ा और खुल गया। अंदर का अंधेरा अब और गहरा दिखने लगा। मैंने डरते डरते दरवाजे के अंदर झांका। वहां कोई नहीं था, बस दीवारों पर धुएं के काले निशान और फर्श पर दूध की कुछ बूंदें। लेकिन उन बूंदों के साथ कुछ लाल निशान भी थे, जैसे किसी ने उंगलियों से दूध में खून मिला दिया हो। मैंने कांपते हुए आवाज दी, कौन है वहां? जवाब में बस वही ठंडी हवा चली जो कानों के पास आकर जैसे कुछ कहती हुई निकल गई। मैं पलटने ही वाला था कि तभी दरवाजे के भीतर से कुछ गिरा। टन टन की हल्की आवाज हुई। मैंने नीचे देखा। 5 रुपए का पुराना सिक्का मेरे पैरों के पास लुढ़क रहा था। लेकिन इस बार सिक्का बिल्कुल ठंडा नहीं था, बल्कि सर्दी में भी गर्म था। मैंने कांपते हुए उसे उठाया तो देखा उसके एक तरफ हल्के हल्के लाल निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने ताजे खून से उसे छुआ हो। सिक्के को देखते ही पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। लगा जैसे कोई पीछे खड़ा हो। धीरे से गर्दन घुमाई, कोई नहीं, मगर हवा में किसी के सांस लेने जैसी आहट थी। मैं भागते हुए साइकिल तक पहुंचा। पैर कांप रहे थे, मगर साइकिल खुद चलने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई पीछे से धक्का दे रहा हो। जब तक गांव पहुंचा तब तक माथा पसीने से भीग गया था। घर के अंदर गया तो पत्नी बोली, क्या हुआ? चेहरा क्यों सफेद पड़ गया? मैंने कुछ नहीं कहा, बस सिक्का मेज पर रख दिया। वो बोली, कहां से मिला ये? मैं बोला, वहीं हवेली से। आज फिर? पत्नी ने सिक्का हाथ में लिया और तुरंत छोड़ दिया। बोली, अरे ये तो ठंडा है, जैसे बर्फ का टुकड़ा हो। मैं चौंक गया। मेरे हाथों में तो ये अभी गर्म था, अब ये कैसे ठंडा हो गया? रात को नींद नहीं आई। बार बार खिड़की से बाहर झांकता। हवेली का रास्ता दिखता था, दूर धुंध में लिपटा हुआ।
और उस धुंध में कुछ कुछ हलचल होती थी, जैसे कोई साया घूम रहा हो। करीब आधी रात को फिर वही आवाज कानों में पड़ी, बहुत पास से, जैसे खिड़की के बाहर से, राजीव भैया। मैंने झट से खिड़की की तरफ देखा। कोई नहीं था, पर पर्दे हिल रहे थे और हवा में वही दूध की गंध थी। अगले दिन सुबह दरवाजा खोला तो चौखट पर दूध का बर्तन रखा था, खाली। अंदर वही सिक्का पड़ा था, लेकिन अब उस पर मेरे घर का नाम लिखा था, मिश्रा निवास। अब मैं समझ गया था कि यह सब किसी सामान्य इंसान का काम नहीं। वो औरत, वो आवाज, वो सिक्के, ये सब किसी अधूरी आत्मा की निशानियां थीं। पर सवाल यह था कि क्यों सिर्फ मुझे। शाम को हरि प्रसाद काका से मिलने गया। उन्होंने मेरी बात सुनी, फिर बोले, बेटा, ठाकुरनी की आत्मा अब तुझसे जुड़ गई है। वो तुझे अपना दूध वाला नहीं, अपना सेवक मानने लगी है। अब जो भी तू करेगा वो उसकी मर्जी से होगा। वो अब तुझसे दूर नहीं जाएगी। मैंने घबराकर पूछा, तो अब क्या होगा काका? काका ने भारी आवाज में कहा, उस हवेली के अंदर मत झांकना, नहीं तो तेरा चेहरा आखिरी चीज होगी जो वो देखेगी। मैं कांप गया। रात आई तो हवा पहले से ज्यादा ठंडी थी। बिस्तर पर लेटा तो लगा कोई दरवाजे के पास चल रहा है। लकड़ी की चरमराहट और फर्श की आहटें साफ सुनाई दे रही थीं। धीरे धीरे नींद आने लगी। फिर सपना शुरू हुआ, वही हवेली, वही धुंध, और मैं दरवाजे के नीचे झांक रहा हूं। अंदर कोई नहीं, मगर दीवारों पर खून से लिखा था, अंदर देखना मना है। अचानक दरवाजा पूरी तरह खुला। अंदर वही औरत थी, मगर इस बार उसका चेहरा साफ दिखा, आधा जला हुआ, आंखें बिना पलक की, और होंठों पर दूध की धार जैसे खून में बदल रही हो। उसने मुस्कुराकर कहा, देख लिया ना, अब जाना नहीं होगा। मैं चीखते हुए उठ बैठा। सांस तेज थी, माथा पसीने से भीग गया था। दरवाजे की तरफ देखा, नीचे वही सिक्का पड़ा था और उसके चारों तरफ छोटे छोटे लाल निशान जैसे उंगलियों के हों। बाहर से हवा का झोंका आया और कमरे की लालटेन बुझ गई। सन्नाटा ऐसा कि दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही थी। उस पल समझ गया, वो अब सिर्फ हवेली तक सीमित नहीं रही, अब वो मेरे घर तक आ चुकी थी। उस दिन के बाद मैंने तय कर लिया था कि अब कभी उस हवेली के पास नहीं जाऊंगा, न वो रास्ता लूंगा, न उस दरवाजे की तरफ नजर करूंगा। लेकिन कहते हैं ना, कुछ चीजें इंसान के पीछा छोड़ती ही नहीं, चाहे जितना भी भाग लो। उस रात दिसंबर की ठंड अपने चरम पर थी। हवा में अजीब सी गंध थी, सड़ी हुई दूध की, जैसे कोई चीज गल चुकी हो। मैं अपने आंगन में साइकिल खड़ी करके घर के भीतर आया। अम्मा ने पूछा, आज ठाकुर हवेली के पास नहीं गया? मैंने कहा, अब कभी नहीं जाऊंगा अम्मा, वहां कुछ ठीक नहीं है। अम्मा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप चूल्हे में लकड़ी डालती रहीं। रात के करीब 11 बजे नींद नहीं आ रही थी। बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं, जैसे किसी पर भौंक रहे हों। मैंने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन तभी एक हल्की सी खट 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 की आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे साइकिल की घंटी दबा रहा हो। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने धीरे से खिड़की खोली। बाहर कोई नहीं था, बस मेरी साइकिल खड़ी थी, वही पुरानी हरी। पर ध्यान से देखा तो उस पर कुछ चमक रहा था। टॉर्च लेकर बाहर निकला। साइकिल के कैरियर पर एक बर्तन रखा था, वही एल्यूमिनियम का दूध वाला बर्तन। मैं डर के मारे पीछे हट गया। अम्मा की नींद खुल गई थी। बोली, कौन है बाहर? मैंने कहा, कोई नहीं अम्मा। साइकिल पर फिर बर्तन रखा है। अम्मा ने ओम का नाम लिया और बोली, कहीं जाने की जरूरत नहीं, अंदर आ जा। सुबह जब सूरज निकला, मैंने हिम्मत करके बर्तन देखा। अंदर कुछ नहीं था, लेकिन बर्तन की तली में वही लाल निशान थे, जैसे किसी बच्चे की उंगलियां दूध में डूबी हों और उन्होंने तली पर हाथ रखा हो। नीचे मिट्टी में कुछ लिखा था, बच्चे को दूध चाहिए राजीव भैया। अब डर नहीं, सिहरन सी होने लगी थी। मैंने साइकिल को ताले से बांध दिया, फिर उसे कमरे में रख दिया। सोचा अब तो कोई बर्तन नहीं रख पाएगा, लेकिन उस रात भी वही हुआ। करीब 2 बजे ठंडी हवा चली। बर्तन के बजने जैसी आवाज आई, ठन ठन। आंखें खुली तो देखा साइकिल वहीं कमरे के अंदर थी, लेकिन उसके कैरियर पर फिर वही बर्तन रखा था। मैं चौंक कर उठ बैठा। अम्मा भी जाग गई। उन्होंने डरते हुए कहा, कह दिया था ना बेटा, उस रास्ते पर जाना ही मत।
ठाकुरनी की आत्मा का पीछा कोई नहीं छोड़ा सकता। सुबह गांव के बुजुर्ग हरिप्रसाद काका आए। मैंने सारी बात बताई। उन्होंने कहा, अब जो भी हो बेटा, ये आत्मा तुझसे जुड़ चुकी है। जब तक तू उसका दूध नहीं पहुंचाएगा वो पीछा नहीं छोड़ेगी। मैंने गुस्से में कहा, लेकिन मैं अब उस हवेली में नहीं जाऊंगा काका। अगर उसने कुछ किया तो? काका बोले, कुछ करेगी नहीं, बस वही करेगी जो उसे अधूरा काम पूरा करना है, बच्चे के लिए दूध। उस दिन मैंने तय किया कि मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं अब वाराणसी में रहता हूं। शहर की भीड़, घाटों की गंध, गंगा की ठंडी हवाएं, सब कुछ अलग है, पर दिल की गहराई में वो डर अभी भी बाकी है। वो डर जो चकाहू सैनपुर की नीली हवेली में शुरू हुआ था, आज भी मेरे पीछे घूमता है। सुबह का समय होता है, मैं दूध का डिब्बा उठाता हूं, साइकिल पर बांधता हूं और बेचने निकल पड़ता हूं। हर ग्राहक के घर पर जाते हुए मन में वही पुरानी घबराहट रहती है। अचानक कानों में धीमी आवाज गूंजती है, दूध ठंडा हो गया राजीव। मैं झट से अपने चारों ओर देखता हूं। सड़क पर कोई नहीं, सिर्फ गांव की तरह तंग गलियां और घरों के दरवाजे। पर आवाज के बाद हर बार वही ठंडी हवा चलती है जो बालों के रेशों तक सिहरन भर देती है। मैं साइकिल रोककर सांसें संवारता हूं, खुद से कहता हूं, राजीव, अब ये सब सिर्फ यादें हैं, वहां कुछ नहीं बचा। लेकिन मन शांत नहीं होता। उस हवेली की यादें, लाल दूध के निशान, ठंडे सिक्के और वो सफेद साड़ी वाली परछाई, सब मेरे सामने जीवित हो उठते हैं। एक दिन मैंने तय किया कि वाराणसी में रहने के बावजूद अगर उस आवाज का पीछा जारी रहेगा तो मैं शायद कभी चैन से नहीं रह पाऊंगा। इसलिए मैं गांव की तरफ जाने की कोशिश करता हूं, पर रास्ता देखकर समझ जाता हूं, वहां अब भी वही नीली हवेली खड़ी है, धुंध में लिपटी, बिना किसी व्यक्ति के। गांव वाले अब भी कहते हैं कि हवेली के सामने सुबह दूध रखो, डिब्बा हमेशा खाली मिलेगा। लेकिन देखने की हिम्मत किसी में नहीं। लोग डर से कहते हैं कि रात में हवेली के भीतर से हल्की सी लालटेन की रोशनी आती है और किसी बच्चे की धीमी आवाज गूंजती है। मैं अपने दिमाग में लड़ता हूं, एक तरफ डर, दूसरी तरफ जिज्ञासा। कभी कभी मन करता है कि साइकिल पर बर्तन बांधकर बस हवेली तक पहुंच जाऊं, लेकिन कदम पीछे खिंच जाते हैं और फिर वही आवाज कानों में गूंजती है, राजीव भैया, दूध ठंडा हो गया। कई बार मैं सोचना भी नहीं चाहता कि वो आवाज मेरे पास क्यों आती है। कभी लगता है कि शायद वो आत्मा अब भी मेरे पीछे है। कभी लगता है कि ये मेरी यादें, मेरा डर हैं, जो हर सुबह मुझे चेतावनी देते हैं। वाराणसी के गलियों में भी जब मैं दूध का डिब्बा रखता हूं तो अजीब एहसास होता है। कभी कभी लगता है कि कोई मेरे पीछे खड़ा है, सिर्फ देख रहा है। आवाज नहीं आती, लेकिन वही ठंडी हवा चलती है, बालों में झंकझंक करती है। कभी कभी मैं अपने आप से कहता हूं, सब पुरानी बातें हैं, अब हवेली वहां है, मैं यहां। पर जैसे ही सूर्य की पहली किरण बर्तन पर पड़ती है, मैं फुर्सत से देखता हूं, कहीं लाल निशान तो नहीं, कहीं सिक्का तो नहीं रखा। हमेशा कुछ ना कुछ होता है। एक दिन मैंने अपने पड़ोसियों को भी बताया। उन्होंने हंसकर कहा, राजीव भैया, ये क्या डर है, यहां कोई बच्चा नहीं है, कोई दूध वाला नहीं है। मैंने कहा, आप नहीं समझेंगे, मैं वही देखता हूं जो मैं देख चुका हूं। उस हवेली के दरवाजे, दूध के बर्तन, लाल निशान, ठंडे सिक्के, ये सब मेरे पीछे हैं। वे बस चुप रह गए। रात को सोते समय भी वही सपना आता है, सफेद साड़ी में औरत, चेहरा धुंधला, बच्चे की आवाज के साथ, दूध ठंडा हो गया, गरम कर दो। मैं पलकें झपकाता हूं और देखता हूं कि कमरे में वही हल्की सी हवा चल रही है, जैसे कोई मेरे आसपास घूम रहा हो।